Hello students, today we are going to start with secondary reproductive organs या accessory reproductive organs of the female reproductive system। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम आपको ये बता दें कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने आपको ओवरी, क्योंकि ओवरी ही है उसमें मेन, एक अकेला ओवरी ही है, ओवरी की सारी डिटेल्स बता दी थी। एंड साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है एंड वो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो उसमें मैंने आपको केसेस बताए थे, प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, और जो टर्सरी फॉलिकल है उसके बाद जो अगली स्टेज है वो क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल। तो जो ग्रेफिन फॉलिकल है वही मेच्योर्ड ओवेरियन फॉलिकल है एंड उन्हीं से ओवुलेटरी फेज में, मतलब 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल क्या होता है कि एक ओवम, एग रिलीज होता है एंड वो ओवम क्या है, एक्चुअली वो सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। लास्ट वीडियो में एक जो बहुत कॉमन चीज जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो ओवरी है, ठीक है ना, ये ओवरी से एट बर्थ, जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फीमेल चाइल्ड है उसके इंडिविजुअली, एक ये ओवरी और एक ये ओवरी, दिस इज लेफ्ट ओवरी एंड ये राइट ओवरी, यहाँ पर क्या होता है कि एट द बर्थ कितने ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, तो 2 मिलियन यहाँ पर है, 2 मिलियन यहाँ पर है ना, इंडिविजुअली इन ईच ओवरी। लेकिन बर्थ के बाद आपको याद रखना है कि कोई भी नया फॉलिकल ऐड नहीं हो रहा था, है ना, ये बात एकदम सही है। एंड प्यूबर्टी की एज आते आते होता क्या है, प्यूबर्टी की एज आते आते इंडिविजुअली इन ईच ओवरी जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो कितने रिमेन करते हैं, मतलब बचे कितने रह जाते हैं। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000 to 80,000, है ना, 60,000 to 80,000 इंडिविजुअल जो फॉलिकल्स हैं इंडिविजुअली प्रेजेंट इन ईच ओवरी, मतलब एक ओवरी इसमें और एक इस ओवरी में, लेफ्ट ओवरी में, और एक राइट ओवरी में आपके जो ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आते आते, ठीक है ना, 60,000 to 80,000। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब इसी में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाता है, नीट का आप एग्जाम देने गए एंड वहां पर क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एट द एज ऑफ प्यूबर्टी कितने ओवेरियन फॉलिकल बचते हैं। ठीक है, बर्थ पे कितने हैं, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस दिए हूं, उन 4 ऑप्शंस में जो रिलेवेंट ऑप्शन होगा, जो मैच करता हुआ ऑप्शन होगा, आपने पढ़ा है तो आपने लिखा कि भाई बर्थ पर कितने होते हैं, 2 मिलियन। फिर क्या, बर्थ के बाद कुछ नया ऐड होता है, तो आपने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं, बर्थ के बाद कोई नया ऐड नहीं होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप उसको जो है जो आपको सही ऑप्शन आपके हिसाब से मतलब आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है, वो लाइन आपके दिमाग में, आपने तुरंत टिक लगा दिया कि भाई दिस इज बर्थ के बाद कोई नया फॉलिकल ऐड नहीं होता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कितने बचे होते हैं, तो आपने लिखा कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आते आते जो ओवेरियन फॉलिकल्स जो 2 मिलियन है उसमें से बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं, बचते कितने, तो वो आपके 60,000 to 80,000 है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये पूछा जाएगा कि ये जो 60,000 या 80,000 जो बच रहे हैं इंडिविजुअली इन ईच ओवरी, इसमें से कितने ओवेरियन फॉलिकल्स ऐसे हैं जो अपनी डिफरेंट स्टेजेस को पार करके, मतलब जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, कितने प्राइमोडियल फॉलिकल जो अपनी डिफरेंट स्टेजेस को पार करके एंड ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी बहुत लिमिटेड तादाद है, वो आपको याद रखना है कि 400 to 500 के करीब। ठीक है, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहां पर ये चीजें मिल जाएंगी, नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना बच्चों, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लेकर के चलना है। चलिए वापस आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेकेंडरी या इनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आज के अपने टॉपिक में चलते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें ओवरी तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब जो सेकेंडरी ऑर्गन्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ ये दिया हुआ है कि फैलोपियन ट्यूब एंड ये पूरा क्या हो गया, यूट्रस
ठीक है। एंड इसके बाद आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, एंड ये पूरा नीचे जो बर्थ कैनाल वाला ये जो पूरा पोर्शन है, ये सारा एक साथ मिल करके, ये सारा जो है एक साथ मिल करके क्या बना रहा है, तो इस सबको बोला जाएगा फीमेल एसेसरी डक्ट। इसे क्या बोलेंगे, फीमेल एसेसरी डक्ट। अब फीमेल एसेसरी डक्ट में देखिए, हम जो भी यहाँ पर थ्योरी आपको बता रहे हैं वो सारी थ्योरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम देने जाओ, ठीक है ना, जब आप एग्जाम में बैठो तो आप ऑब्जेक्टिव में कोई चीज गलत ना कर पाए, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, एम्स का आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव में आप चीजें गलत ना करें, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें सही वही माने जाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो गीता, कुरान, रामायण, महाभारत ये सब है, मतलब पवित्र ग्रंथ की तरह है। तो एनसीईआरटी आपको पूरी याद होनी चाहिए, पूरी आपकी समझ में होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पूछा गया फीमेल एसेसरी डक्ट क्या है। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में आपको याद रखना है कि जो फीमेल एसेसरी डक्ट वाला केस जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें शामिल किया जा रहा है ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब देखिए कितने, 1 पेयर, एक ये हो गया लेफ्ट एंड दिस इज राइट, एक फैलोपियन ट्यूब ये और एक ये, तो 1 पेयर हो गया ना। फैलोपियन ट्यूब को शामिल किया गया, साथ ही किसको शामिल किया गया, साथ ही शामिल किया गया यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस को शामिल किया गया। एंड यूट्रस से नीचे जब आते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा क्या है, ये हो गया आपका बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल किससे किससे मिलके बन रहा है, यूट्रस का ही सबसे जो टर्मिनल पार्ट है जो वेजाइना के साथ जाके कनेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल तो यूट्रस में ही हो गया, ठीक है, यूट्रस में ही हो गया। एंड इससे नीचे जब आ रहा है तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया वेजाइनल कैनाल। अब वेजाइनल कैनाल है किसमें, तो वेजाइनल कैनाल इज अ पार्ट ऑफ वेजाइना, भाई वेजाइना का ही तो पार्ट है ना, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो कि फीमेल एसेसरी डक्ट अगर पूछे जाए कि फीमेल एसेसरी डक्ट में किन किन चीजों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में आपके फैलोपियन ट्यूब हो गए 1 पेयर, एक आपका ये यूट्रस हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, एंड फिर लास्ट में क्या हो गया, वेजाइना। तो 3 यहाँ पर आपको ऑर्गन्स याद रखने हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फीमेल एसेसरी डक्ट में। अब आ जाते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उनको एक सीक्वेंस में पढ़ना है कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, एक ऑर्डर आप बना लीजिए, फ्यू वेज, FUVEG, ठीक है। अब F फॉर क्या है, फैलोपियन ट्यूब, तो देखिए फैलोपियन ट्यूब, F फॉर फैलोपियन ट्यूब कितने हैं भाई, 1 पेयर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद F के बाद हमने क्या बताया, F के बाद क्या बताया, U, ठीक है। तो U फॉर क्या हो गया, यूट्रस। फिर V फॉर दिस इज वेजाइना। अब यहाँ पर E का मतलब हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, E का मतलब हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एंड उसके बाद G फॉर क्या हो गया, ग्लैंड्स, ठीक है, G फॉर ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। तो ग्लैंड में 2 चीजों को शामिल किया जाएगा, एक हो जाएगा आपका बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड, एंड जो दूसरी ग्लैंड है वो क्या हो गए, ब्रेस्ट, जिनको मेमोरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आज हम लोगों को समझ के चलना है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब कितने हैं भाई, 1 पेयर। अब फैलोपियन ट्यूब जो है वो उसमें कितने पार्ट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब देख रहे हो यहाँ पर जो इसकी जो टर्मिनल है फैलोपियन ट्यूब की, वैसे तो फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट कहाँ पर हो रहा है, ये यूट्रस के साथ ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। जो उसका टर्मिनल जो जाकर के ओवरी के साथ जस्ट यूं, ओवरी के साथ यूं, जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, तो ओवरी के साथ कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये नहीं कि एकदम ऐसा जुड़ा हुआ है, एकदम फिक्स नहीं है उस पर एकदम फिक्स नहीं है। ओवरी के साथ कुछ इस तरीके से ऐसा ये अटैचमेंट है, ओवरी के पेरिफेरल पार्ट को ये पकड़ा हुआ है, उसने कवर करके रखा है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल्स है, ठीक, ये टर्मिनल्स एक पूरा फनल शेप, ये वाला पूरा पीछे पार्ट होता है, पीछे जो पूरा ये पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज फनल शेप पार्ट, एंड इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, दिस इज नोन एज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, अब ये से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जो फनल शेप होता है, तो इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप है। याद करने का तरीका ये है कि देखिए इनफंडिबुलम, ठीक है। अब आपका इनफंडिबुलम में इन के बाद देखिए क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो F से आप याद कर लो, F फॉर फनल, ठीक है, F फॉर FUN आ भी रहा है ना, तो फनल शेप, क्लियर। अब ये फनल शेप है, फनल शेप जो पार्ट है इसके टर्मिनल पर अगर जाए, एकदम एंड पर, छोर पर जाए,
तो यहाँ पर फिंगर लाइक ऐसे ये प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाए, मे बी नंबर से रिलेटेड तो नहीं आएगा, ठीक है, हाँ ये आपको याद रखेंगे, नंबर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नंबर से रिलेटेड आ जाए तो आपको याद रखना है कि करीब 6 to 8, ठीक है, करीब 8 जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। 8 याद रखना, 8 ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फेमरी, ठीक है, इनको बोला जाता है फेमरी, फेमरी भी कह सकते हो या इनफंडिबुलम, क्योंकि इनफंडिबुलम के टर्मिनल पर प्रेजेंट है तो इसलिए इनको इनफंडिबुलेट फेमरी भी कह सकते हो, इनफंडिबुलेट फेमरी भी कह सकते हो। फैलोपियन ट्यूब का बेटा सेकंड नेम क्या है, तो सेकंड नेम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज ओविडक्ट। अब ओविडक्ट क्यों कहते हैं, तो अभी हमने बताया कि जो ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेशन, जब मेंस्ट्रुअल का जो 14th डे है, जब ओवुलेशन हुआ तो ओवरी ने क्या किया, इंडिविजुअली ईच ओवरी, एक ओवरी ने एक मंथ, ठीक है, ऑल्टरनेट फिर दूसरे मंथ सेकेंड ओवरी जो है, जो दूसरी ओवरी है उसने एग रिलीज किया। तो एग जब रिलीज हुआ तो एग यहाँ से रिलीज होकर के, जैसे ये एग है, यहाँ से ये ओवरी है और एग, ओवरी ने क्या किया, कोई एग रिलीज किया, तो जो एग रिलीज हुआ वो एग फेमरे ने क्या, फेमरे लगातार ऐसे यूं मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो फेमरे ने क्या किया, एग को ऐसे होल्ड कर लिया। अब एग को होल्ड कर लिया, अब ये एग ऐसे आगे चलेगा, यूं आगे चलेगा, और जब ऐसे आगे चलेगा तो ऐसे आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो एग जो है यहाँ से उठ करके फेमरी की हेल्प के थ्रू, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनके थ्रू ये होल्ड करके यहाँ तक आगे पहुंचाया जाएगा। और जब ये फैलोपियन ट्यूब में एग पहुंचेगा, एग को क्या बोलते हैं, ओवम, तो इसीलिए ये जो हमारी जो ट्यूब है, ये जो डक्ट आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या नाम देंगे, इसको सेकेंड नेम इसका क्या है, ओविडक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। क्लियर हुआ बेटा। अब आते हैं कि जो हमारा ओविडक्ट है इसमें होता क्या है, तो ओविडक्ट में ओवम पहुंचा, क्यों पहुंचा भैया, क्योंकि जो ओविडक्ट है यहां पर आने के बाद ओवम, देखिए अब जो फीमेल का जो कपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल का जो कपुलेटरी ऑर्गन है वो क्या है, वजाइना, यहां से ये सेमिनल फ्लूइड पास हो रहा है। सेमिनल फ्लूइड को जो है आप स्पर्मेटिक फ्लूइड, सॉरी सेमिनल फ्लूइड नहीं, स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्मेटिक फ्लूइड को आप सीमेन भी कह सकते हैं। तो वो सीमेन ये पास हो रहा है, ठीक है, सीमेन में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है, ठीक। अब वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा है। ये जो यूट्रस की जो वॉल है ना, यूट्रस की जो वॉल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे बढ़ा दे रहा है, ऐसा लगातार उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या होगा कि स्पर्म इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये स्पर्म जा रहा है, यहाँ से स्पर्म आगे चले, इधर भी जाएंगे एंड इधर भी जाएंगे, दोनों फैलोपियन ट्यूब की तरफ पास होंगे, इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे। भाई पता नहीं किस मंथ यहाँ पर एग है या यहाँ पर एग है, दोनों में से किसी एक जगह हो सकता है ना, इन ईच मंथ। तो दोनों तरफ जब स्पर्म गए तो स्पर्म अब जब यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, साथ में यहाँ से क्या आ रहा है, ओवम आ रहा है, तो ओवम और स्पर्म यहाँ कहीं आकर के आपस में ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। एंड जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, तो केस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब। कभी मिस मत करना, कभी नहीं भूलना, पूछा जाए कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब और एफ फॉर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक। अब उसमें भी, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, सब जानते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये पूछा गया कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इन एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जो ओविडक्ट है, जैसे फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, उसके एम्पुला पार्ट में हो रहा है, AMPULLA, एम्पुला याद रखना, एम्पुला पार्ट में हो रहा है। क्लियर। अब याद कैसे रखा जाए, तो इसके लिए भी एक लॉजिक है। एम्पुला मतलब AM, A और M को आप निकाल लो अपनी सहूलियत से। A का मतलब हो गया आ, M फॉर मिलो, आ मिलो, ठीक है। आ मिलो कौन, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट यहाँ से ये पहुंचा ओवरी से यहाँ पर इनफेंडिबुलम को पार करते हुए एम्पुला में, और इधर से क्या आ रहा था, ये आ रहा था स्पर्म, मेल गैमीट। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आ मिले, ए फॉर आ, एम फॉर मिले, कहाँ पर, एम्पुला में। आगे बात समझ में। एम्पुला इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द, दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। पूछा जाए फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका ये इनफेंडिबुलम, सेकेंड पार्ट क्या हो गया, एम्पुला, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, इस्थमस, थर्ड पार्ट है इस्थमस। याद रखेंगे एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है
या किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया इन्फंडिबुलम, देन सेकंड क्या है एम्पुला, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है इस्थमस। लेकिन जब आप डायग्राम देखोगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये लगेगा यार बुक में तो बताया गया है, ये एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा है 3 पार्ट, लेकिन यहाँ पर तो दिखाया गया है 4 पार्ट। ये देखिए इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट, ठीक है। इन चारों को तो हमने कवर किया है और ऊपर हमने भी लिखा हुआ फेलोपियन ट्यूब। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको बना करके समझा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो देखो बिल्कुल 4 पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। याद रखो ये जो यूटेराइन पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ इस्थमस, मतलब इस्थमस का वो पार्ट, इस्थमस का वो लास्ट पोर्शन जो जाकर के यूट्रस में खुल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये इस्थमस है, ये इस्थमस है और ये क्या है, ये यूट्रस है। तो यूट्रस के साथ इस्थमस क्या हो रहा है, जहां पर जाकर के कनेक्ट कर रहा है जिस जगह पर, वही पार्ट क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो यूटेराइन पार्ट जो होता है वो एक जंक्शन है या कह सकते हैं एक ओपनिंग जैसा है, इस्थमस ही जाकर के ओपन हो रहा है कहां पर, यूटेराइन कैविटी में, जो यूट्रस की जो कैविटी है वहां पर जाकर के ये खुल रहा है, इसलिए इसको यूटेराइन पार्ट बोलेंगे। बेसिकली कितने होते हैं, केवल 3 ही पार्ट होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया और इन्फंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया और इस्थमस हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड यूटेराइन पार्ट इज द एडिशनल पार्ट ऑफ इस्थमस, क्लियर, दैट ओपन्स इनटू द यूटेराइन कैविटी, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आएगा कि भाई लेंथ कितनी होती है फेलोपियन ट्यूब की, तो एकदम रट लो इसे, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पॉइंट, 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास में आपने जो है मल्टी सेलुलरिटी जो हिस्टोलॉजी है एनिमल्स की, है ना, ह्यूमन बीइंग का हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर दिया हुआ था, हो सकता है आपके दिमाग में हो। सिलिएटेड इपिथेलियम नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिलिएटेड इपिथेलियम। अब सिलिएटेड इपिथेलियम क्या है भाई, इस तरीके की कोई इपिथेलियम है, इस पे ये सीलिया प्रेजेंट है, एंड सीलिया लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार ऐसे यूं मूवमेंट करते रहते हैं, और उनका जो उनका मूवमेंट क्या होता है, एक डायरेक्शन में, जैसे ये है ना, जैसे मान लो ये सीलिया है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार ये यूं ऐसा फ्लो बनाए रखते हैं, ठीक है। ऐसा एक लगातार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं सीलिया, सिलिएटेड इपिथेलियम की खास बात होती है। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से लेकर के ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस पूरी फेलोपियन ट्यूब में जो इसकी इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग का मतलब जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है, समझो ये फेलोपियन ट्यूब हो गए, तो फेलोपियन ट्यूब की ये इनर वॉल की जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, इनर लाइनिंग ये कैसी है, सिलिएटेड इपिथेलियम, क्लियर, दिस इज सिलिएटेड इपिथेलियम। अब जब इपिथेलियम भैया सिलिएटेड है और सिलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, इनवर्ड, मतलब जो ओवम है, ओवम जब यहाँ से होल्ड करके यहाँ पर लाया गया तो उस ओवम को लगातार कहाँ पर पहुंचाना है, यूटेराइन कैविटी में पहुंचाना है ना। लेकिन यूटेराइन कैविटी में पहुंचाने से पहले यहाँ पर कई सारे काम हो जाने, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्पुला पार्ट में, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्पुला के आगे वाला ये पूरा पार्ट है इस्थमस, यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद अगली स्टेज क्या होगी, जो जाइगोट बन जाएगा ना, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद ठीक है अब क्लीवेज स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट होगा। 2 सेल्ड स्टेज है, फिर 3 से 4 सेल्ड स्टेज है, 8 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेज है, 32 सेल्ड स्टेज। तो ये क्या मॉरुला है ना, मॉरुला हो गया, फिर ब्लास्टुला हो गया। तो ये स्टेजेस यहाँ पर चलेंगे, वो हम लोग जो है जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा एंड इसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर पास करना है, जो हमारा जो एग है जाइगोट बन गया, एंड देन जो स्टेजेस हैं उन सारे स्टेजेस को पार करते हुए यहाँ तक लाना है, ताकि यहाँ यूटेराइन वॉल में, यूटेराइन कैविटी में आने के बाद यूटेराइन वॉल में यहाँ या यहाँ कहीं भी अंदर की तरफ इम्प्लांटेशन हो, ठीक है। तो वो इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है कि भाई यहाँ तक वो चीजें पहुंचे, तो पहुंचने के लिए है क्या, कुछ तो ऐसा हो जो उसको लगातार ढकेलता रहे, शिफ्ट करता रहे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूटेराइन कैविटी की तरफ। तो वही शिफ्टिंग यहाँ पर बनाने के लिए जो जरूरी है कि जो हमारा
अंदर सिलिएटेड इपिथेलियम। अभी सिलिएटेड इपिथेलियम क्या कर रहा है, लगातार पुश कर रहा है उस पर्टिकुलर जो भी चीज यहाँ पर पहुंच रही है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के बाद, दैट इज यूट्रस। एंड जो यूट्रस है ये एक, याद रखेंगे, पियर शेप है ना, आप रट लेते हो कि जो यूट्रस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पियर शेप। तो यस, पियर शेप तो स्ट्रक्चर है, लेकिन वो पियर शेप कैसा, वो जो पियर है वो रखा कैसा हुआ है। तो जरा ध्यान दो, अगर इस पार्ट को यहां से उठा करके और यूं सीधा कर दिया जाए, ये चीज मतलब ऐसे पलट दी जाए, तो क्या होगा, कुछ हमें एक पियर, एक सीधा पियर दिखाई देगा। मतलब अभी पियर कैसा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है, इन्वर्टेड। तो एनसीईआरटी में यही पॉइंट दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी की ही लाइन आपको रटनी, इसके अलावा बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे एनसीईआरटी के अलग बाहर जा करके तो ठीक है, नॉलेज तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नॉलेज है ना आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि एग्जाम जो आएगा वो आपका एक लिमिटेड, एक फिक्स आपका सिलेबस है, उससे आएगा। ठीक, तो चलिए, ये एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, और ये जो इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, इस पूरे यूट्रस में आपके 3 पार्ट होंगे। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये इसका फंडस है, दिस इज फंडस। एंड फंडस के बाद ये यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये जितना पूरा ट्राइंगल आप देख रहे हो ना, पूरा फंडस, ये वाला पार्ट छोड़ करके, यहाँ से लेकर के, यहाँ से आप शामिल कर लो, यहाँ से लेकर के ये नीचे पूरा पार्ट, ये क्या हो जा रहा है, बॉडी। तो फंडस देन बॉडी, एंड बॉडी से जब नीचे आएंगे तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या हो गया, ये देख, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे सर्विक्स। दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स, सर्विक्स है। एंड सर्विक्स जो है, इसके अंदर जो ये कैनाल है, इस कैनाल को क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, दिस इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल जो है, नेक्स्ट पार्ट जो यूट्रस के बाद वाला पार्ट है, ये क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज वेजाइना। तो वेजाइना की जो अंदर जो ये एक जो ल्यूमेन है, जो कैनाल है, इसको बोलेंगे वेजाइनल कैनाल। अब यहाँ पर याद रखना है, बहुत अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया, दिमाग में उस समय बात नहीं आई, तुरंत आता है वेजाइनल कैनाल ही बर्थ कैनाल है। नहीं, ऐसा नहीं। वेजाइनल कैनाल और जो सर्वाइकल कैनाल है, जब इनको एक साथ आप लेंगे, है ना, बोथ आर कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे, बर्थ कैनाल। समझ में आ रही बात? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो बेटा थर्ड पार्ट हो गया, वो क्या हो गया आपका, ये यूट्रस तो पूरा कंप्लीट है। यूट्रस में 3 पार्ट हो गए आपके, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, एंड सर्विक्स हो गया। ठीक है, एंड सर्वाइकल कैनाल और जो वेजाइनल ये कैनाल है, ये मिलकर के क्या हो जा रहा है, ये बर्थ कैनाल हो जा रहा है। अब आपको याद रखना है कि जो वेजाइनल कैनाल है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, एंड वो जो फ्लूइड है वो कैसा है, तो वो एक एसिडिक नेचर का फ्लूइड है। यहाँ पर जो वेजाइनल फ्लूइड है, उसकी पीएच करीब 3.5 के आसपास होती है। पीएच याद रखना, 3.5 के आसपास होती है। एंड ये पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, वो कौन है, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड जिनकी वजह से जो वेजाइनल फ्लूइड है, इसकी पीएच करीब 3.5 के आसपास मेंटेन रहती है। दिस इज ए गुड काइंड ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो अदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, उन बैक्टीरिया को यहाँ पर पनपने से या उनकी ग्रोथ होने से रोकता है। हार्मफुल बैक्टीरिया, जो अदर हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनकी ग्रोथ होने से यहाँ पर रोकेगा कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेजाइनल फ्लूइड है, उसकी पीएच कितनी होती है, वो पीएच होती है करीब 3.5, एसिडिक है। ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड एसिडिक है। आ रही बात समझ में? और एसिडिक है जब यहाँ पर स्पर्म पास हो रहे हैं, ये जो वेजाइना है, ये क्या है, दिस इज कपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल। ठीक है, एंड जब यहाँ पर जो हमारा स्पर्मेटिक फ्लूइड पास हो रहा है, मेल का जब स्पर्मेटिक फ्लूइड यहाँ पर पास हुआ, तो वो फ्लूइड यहाँ पर आकर के, ठीक है, स्पर्म अगर ऐसे ही यहाँ पर पहुंच गए, मान लीजिए जो फ्लूइड है, स्पर्मेटिक फ्लूइड, वो बेसिक या एल्कलाइन ना रहा होता, तो क्या होता, तो यहाँ पर स्पर्म आकर के सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जा पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उसके लिए नेचर ने क्या किया, देखो नेचर की जो इंजीनियरिंग है, बड़ी कमाल की इंजीनियरिंग है। यहाँ पर नेचर ने क्या किया, एसिडिक पीएच बना रखा है, जो पीएच रेंज है वो काफी नीचे रखी हुई है ना, 3.5। एंड अब सीमेन में अगर जाइए तो वहां पर देखिए उसका नेचर क्या है, एल्केलाइन नेचर है। समझ में बात आ गई ना? तो एल्केलाइन एक बेस है और एक एसिड। तो जब यहाँ पर ये पहुंचता है स्पर्मेटिक फ्लूइड,
तो इसके साथ क्या करता है, कुछ इसको न्यूट्रल करता है, जिस वजह से जो स्पर्म है वो यहाँ पर सर्वाइव्ड रहेंगे। आगे बात समझ में क्लियर बेटा। इसके बाद आते हैं जो यूट्रस है, वो यूट्रस की वॉल को थोड़ा देखते हैं। यूट्रस की वॉल जो है वो कैसी है। तो यूट्रस की वॉल में 3 लाइनिंग होती है। जो सबसे बाहर की जो लाइनिंग है उसको बोलेंगे इपीमेट्रियम। इपीमेट्रियम दिस इज द आउटर लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। जो यूट्रस की वॉल है दिस इज यूट्राइन वॉल, ठीक है, ये यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल में आप देखेंगे 3 लेयर है। जो आउटर लेयर है ये एक सिंपल पेरिटोनियम लेयर है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। तो ये जो है आपकी, इसको इपीमेट्रियम कहेंगे। इपीमेट्रियम है, इसको पेरीमेट्रियम भी कहा जाएगा, पेरीमेट्रियम भी कह सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, मायोमेट्रियम। अभी मायोमेट्रियम में क्वेश्चन आएगा कि जो मायोमेट्रियम है ये कैसी है। तो मायो टर्म किसके लिए यूज करते हैं, मायो है ना, मायो मतलब मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। तो मायो मतलब कि भाई ये मस्कुलर है। जो मायोमेट्रियम है ये मिडिल लाइन है, बीच वाली लाइन है, एंड दिस इज मस्कुलर। कौन सी मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, याद रखेंगे, दे आर स्मूथ मसल्स, क्लियर। एंड कौन से स्मूथ मसल, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स का बना हुआ ये वाला जो पार्ट है मायोमेट्रियम, ये ठीक। देन एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या है, तो एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, याद रखेंगे, दिस इज ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम है एंड दिस इज हाईली वस्कुलराइज्ड। हाईली वस्कुलराइज्ड का मतलब हो गया कि ये बहुत ज्यादा वस्कुलर है। वस्कुलर क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी डेंसिटी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसली जो है यहाँ पर ब्लड की सप्लाई कर रखी है नेचर में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो गया देन उसके बाद अगली स्टेज है, सब कुछ होते हुए क्लीवेज वगैरह सब कुछ हो गया, फाइनली यहाँ पर आकर के जब इम्प्लांटेशन होना है, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होना है, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो और अगली स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी, फूड, ठीक है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तरह तरह की चीजों की जरूरत होगी और वो सारी चीजें ब्लड के साथ ही तो वहां तक पहुंचेंगी भैया। तो जरूरत ये हुई कि इस जो इनर लाइनिंग है इसको क्या कर दिया जाए, इसको बहुत ज्यादा वस्कुलर कर दिया जाए। तो नेचर ने इसको बहुत वस्कुलर कर दिया एंड दिस इज एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो एंडोमेट्रियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। ये और ये तीनों लाइन एक साथ जब मिला देंगे तो इसी को सिंपली क्या कहेंगे, यूट्राइन वॉल या वॉल ऑफ यूट्रस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल की, उसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, लेकिन वो साइक्लिक चेंजेस हो कहाँ रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि साइक्लिक चेंजेस कहाँ हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो वो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो इनर वॉल है दैट इज एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस यहाँ पर साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं एंड ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, याद रखेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। जो मेंसेस होता है 28th डे, मेंस्ट्रुअल के 28th डे जो मेंसेस होता है वो मेंसेस इसीलिए होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के भाई 21st डे तक तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाना चाहिए। 14th डे जो है क्या हुआ, एग रिलीज हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ और यहाँ पर पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, इन्फेंटिबुलम में आकर के उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, अगर हो गया तो ठीक है। अब आपकी जो ये एंडोमेट्रियम है ये मेंटेन रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो 21th डे ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन 14th डे हुआ, 21th डे आपको याद रखना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन रहेगा ओवरी में 21th डे तक। देन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा और ये जो श्रिंक होना शुरू हो रहा है, अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकेंस। बता चुके हैं, व्हाइट कलर का मास है, व्हाइट कलर का मास है कॉर्पस एल्बिकेंस, है ना, श्रिंक हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम 21th डे के बाद एंड अल्टीमेटली 28th डे तक वो पूरी तरह श्रिंक हो जाएगा, ठीक। तो 21th डे के बाद ही अब जो हमारी ये एंडोमेट्रियम है ये धीरे धीरे क्या होने लगी, डल होने लगेगी एंड 28th डे ये जो एंडोमेट्रियम है पूरी तरह क्या हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। अभी इसका कोरोजन हुआ, तो जब इसका कोरोजन हुआ तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है दे विल बर्स्ट, ठीक है, वो टूटेंगे फूटेंगे। देन जब ये कैपिलरीज यहाँ पर कोरोड होंगे तो भाई ब्लड जो है वो उनसे बाहर निकलेगा एंड देन वो ब्लड ऐसा फ्लो होता हुआ पूरे ये बर्थ कैनाल से फ्लो होता हुआ क्या होगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा जो आपका पूरा
सेकेंडरी जो ऑर्गन है इसके बारे में काफी आज हम लोगों ने डिटेल पढ़ी है। अब आते हैं जो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बेटा ध्यान देना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में किन किन चीजों को शामिल किया गया। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस, देन उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, एंड यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्लाइटोरिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है क्लाइटोरिस, क्योंकि क्लाइटोरिस पे अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल बॉडी में वो कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस टू पेनिस है, ठीक है। मेल का जो पेनिस है उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस का सेंस क्या होता है, तो बायोलॉजी में या कहीं पर भी साइंस में होमोलोगस का जो सेंस होता है कि कोई ऐसे दो स्ट्रक्चर या दो चीजें या तीन चीजें, चार चीजें, कई चीजें, चलिए दो कंपेयर करते हैं जो आसानी समझ में आएगा। ये दो चीजें सपोज, इन दोनों की ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन, इनका जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा है, एक तरीके से ही है डेवलपमेंट, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। द स्ट्रक्चर्स विच आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली आर सिमिलर। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन, और इस इवेंट को क्या बोलेंगे, होमोलॉगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस दैट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। इतनी बात समझ में आता है, इतनी क्लियर हो गई ना। क्यों, क्योंकि भी इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और पेनिस में भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। तो पेनिस और क्लाइटोरिस में सिमिलरिटी किस बात की, स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्ट्रक्चर की, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है, फंक्शन दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शन, क्लियर। अब आते हैं बेटा कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो पूरा जो वेजाइना है, एक पॉइंट वेजाइना में इंपॉर्टेंट है, समझ लो, हाइमेन, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग है, जो वेजाइनल ओरिफाइस होता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज हाइमेन, ठीक है ना। तो अक्सर हाइमेन को वर्जिनिटी का साइन माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ है नहीं। एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि जो हाइमेन है उसके रप्चर होने के कई रीजन हो सकते हैं। यूजुअली जो हाइमेन है वो तो फर्स्ट क्वाइटिस पे ब्रेक करता है, लेकिन इसके जो रप्चर होने के कई सारे रीजन होते हैं। वो हाई जर्क वगैरह कोई है, कोई जोल्ट है ना, जोल्ट में झटका है ना, एंड इसके अलावा जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, खेल कूद है ना, तो उस वजह से भी क्या होता है कि फीमेल्स में हाइमेन ब्रेक हो जाती है। तो वर्जिनिटी का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है साइन, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है, मे बी एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको इस पर भी ध्यान देना, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना। एंड बाहर देख लिए डायग्रामेटिक व्यू है, एंड यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल अपनी तरफ से डायग्राम में जोड़ा है। अब देखो ये जो बाहर की तरफ यहाँ पर ऐसे नहीं, ये स्ट्रक्चर बना है, तो ये जो अंदर वाला है यही क्या है, ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा। अंदर की तरफ जो है ये लेबिया माइनोरा है, और जो बाहर की तरफ ये मस्कुलर फोल्ड है, ये मसल्स स्किन का, मस्कुलर नहीं सॉरी, ये स्किन का फोल्ड है, ठीक है, स्किन का फोल्ड है, डबल लेयर ऑफ द स्किन। एंड साथ ही साथ क्योंकि मॉन्स प्यूबिस से ही जो है ये आगे कंटिन्यू हो रहा है ये पूरा पार्ट, तो अंदर की तरफ यहाँ पर क्या होंगे, फैटी टिश्यू प्रेजेंट होंगे, एडिपोज टिश्यू। आ रही बात समझ में, एडिपोज टिश्यू। अब ये लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा क्या कर रहे हैं, तो इनका बस इतना सा फंक्शन है कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, उस वेजाइनल ओपनिंग को बाहर से कवर करने का केवल काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये ना, ये पूरी क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, एंड वेजाइनल ओपनिंग जो है ऑरिफाइस, उसको हाइमेन ने ढक रखा है। एंड इस पूरे पार्ट को, जो इसका पूरा ये जो साइड वाला जो पूरा पार्ट होगा वेस्टिब्यूल होगा, एंड इस पूरे पार्ट को, पूरे वेस्टिबुलर पार्ट को जो वेजाइनल ऑरिफाइस से ओपनिंग है, उसको बाहर की तरफ से जो स्किन के डबल फोल्ड ऑफ द स्किन, एडिपोज टिश्यू भी अंदर प्रेजेंट है, उनके फोल्ड ने कवर कर रखा है। तो जो इनर फोल्ड होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब छोटा है, स्मॉल। एंड जो बाहर की तरफ होता है उसके जस्ट बाहर, वो क्या है, रिलेटिवली लार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये क्या होता है, लेबिया मेजोरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो है आपके मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा माइनोरा हो गया, एंड जो क्लाइटोरिस है ये किसमें काउंट किए जाएंगे, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में काउंट किए जाएंगे, मस्ट रिमेम्बर, ठीक है। एंड जी फॉर ग्लैंड,
तो जी फॉर जो ग्लैंड है, ग्लैंड में आपको याद रखना है बर्थोलिन ग्लैंड, ग्लैंड में आपको याद रखना है बर्थोलिन ग्लैंड। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। जो बर्थोलिन ग्लैंड है वो इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये क्या हो गया, ये आपका लेबिया माइनोरा हो गया, ये लेबिया माइनोरा हो गया। एंड लेबिया माइनोरा जो होता है उसी के साथ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए अभी भी यहाँ पर दिमाग में आई कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, तो दिस इज क्लाइटोरिस, ठीक है। और क्लाइटोरिस जो है वो लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया माइनोरा जो है उसी एक के जंक्शन, जैसे ये दोनों लेबिया माइनोरा है, तो लेबिया माइनोरा के साथ ऊपर की तरफ ये एक मस्कुलर इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यही क्या है, क्लाइटोरिस। एंड इसके बाहर की तरफ यहाँ पर ये जो रिलेटिवली लार्ज फोल्ड है, स्किन फोल्ड, ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये हो जा रहा है लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा हो गया। एंड यहां पर आपको ध्यान देना कि दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। एंड जहां पर ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट है उसके जस्ट नीचे की तरफ ये क्या है, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है आपका यूओ मीन्स यूरेथ्रल, ये हो गया आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड ये नीचे की तरफ यहाँ पर ओरिफाइस दिखा रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। एंड यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग जो है उस पूरे पार्ट में ध्यान दो, यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ जो पूरा पार्ट है जहाँ पर आपका यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग है, उसके बाद ये जो बचा हुआ पूरा जो पोर्शन है यही क्या हो जा रहा है, ये वेस्टिब्यूल हो जा रहा है, दिस इज वेस्टिब्यूल। इसी वेस्टिबुलर पार्ट में जो यूरेथ्रल वेजाइनल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ ईदर ए साइड, ठीक है, एक यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी और एक यहाँ पर ग्लैंड की एक ओपनिंग प्रेजेंट, ग्लैंड तो अंदर है उसकी ओपनिंग प्रेजेंट है, तो यही ग्लैंड क्या है, ये बर्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है, यही क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है। आगे बात समझ में, तो इतना आपको याद रखना है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन और, कि जो हमारे लेबिया माइनोरा और मेजोरा है ये क्या है, इनका रोल क्या है, तो रोल बेटा सीधा सा एक आपको याद रखना है कि ये केवल जो वेजाइनल ओपनिंग है या पूरा जो वेस्टिबुलर पार्ट है उसको क्या करते हैं, कवर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पूछा जाता है कि अगर क्लाइटोरिस जो है वो मेल के पेनिस के होमोलोगस है, तो कोई ऐसा ही स्ट्रक्चर फीमेल में प्रेजेंट है जो स्क्रोटम के होमोलोगस हो, ठीक है, स्क्रोटम के साथ होमोलॉगी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो आपके लेबिया माइनोरा और मेजोरा है, ठीक है, ये क्या है, ये मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस माने जाते हैं, ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज द होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल, ठीक है बच्चों। ये पूरी डिटेल जो है आप समझ लीजिए, एक बार बुक से भी चीजों को पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, एंड खुद से क्वेश्चन स्किल डेवलप करो, क्वेश्चनिंग आप अपने आप से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे एंड उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करोगे, कंसेप्ट पर उतनी ज्यादा आपकी पकड़ आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और चलते चलते बता देते हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि जो फिमरे प्रेजेंट है ये सारे फिमरे की लेंथ एक जैसी होती है, ये जो सारे फिमरे, जैसे ये फिमरे यहाँ पर बने हुए हैं, तो सबकी लेंथ क्या एक जैसी होती है, नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, जिस तरीके से आपके हमारे ये 5 फिंगर है एंड इन 5 फिंगर में से एक फिंगर जो होती है रिलेटिवली ज्यादा लंबी होती है, ज्यादा लार्ज होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि फिमरे में क्या सारी सबकी लेंथ एक जैसी होती है कि सब कुछ छोटे बड़े भी होते हैं, तो याद रखना है कि सब की लेंथ एक जैसी भले हो, ठीक है, भले ही ये सारे जो फिमरे हैं सबकी लेंथ एक जैसी हो, लेकिन कोई एक फिमरे, कोई एक जो है वो क्या होगा, रिलेटिवली औरों से लंबा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो जो लंबा वाला है वो यहाँ पर बना दिया। अब ऐसा क्यों, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया, एग्जैक्टली इस बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट है दिया हुआ है कहीं बुक में, देखा मैंने,
चीजों को रिसर्च करके आपको बताते हैं। तो ये पॉइंट था, लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये सारा जो सेकेंडरी पार्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसे। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये चैनल का नाम है, ठीक है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।